इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। कल हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन डिफाइन की थी और साथ साथ कल हमने फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, जब डीजेनरेट आर सेपरेबल कर्नल इन्वॉल्व हो तो उसके सोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस किया था, एक प्रोसेस किया था। आज हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि एग्जांपल 1 है, सॉल्व फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड गिवन बाय। फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन आपको गिवन है, इसको सॉल्व करें। u of x is equal to x plus lambda 0 to 1 x y square plus x square y square। तो इसमें जो कर्नल है दैट इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये सेपरेबल कर्नल है। क्योंकि ये देखिए ये x का फंक्शन है, इस तरफ प्रोडक्ट में साथ y का फंक्शन है, फिर x का फंक्शन है, प्रोडक्ट में साथ y का फंक्शन है। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं व्हेन इट इन्वॉल्व्स सेपरेबल और डिजेनरेट कर्नल। तो इक्वेशन को दोबारा लिखें, आप इस इंटीग्रल को इस टर्म के ऊपर अलग से अप्लाई कर दें, इस टर्म के ऊपर अलग से अप्लाई कर दें, जैसे इसने लिखा है। लेकिन दोबारा लिख के अलग अलग अप्लाई कर दिया। u of x is equal to x plus lambda 0 to 1 x y square u of y into dy plus lambda 0 to 1 x square y u of y into dy। अब देखें ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो रही है, तो जो x वाली टर्म होगी वो इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगी, इधर भी बाहर आ जाएगी। जो अंदर रह जाएगा, जो इंटीग्रेशन अंदर रह जाएगी, जिस तरह ये, अब ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता क्योंकि इस इंटीग्रल साइन के अंदर एक अननोन फंक्शन इन्वॉल्व है। इसी तरह ये भी इंटीग्रेट नहीं हो सकता क्योंकि इस साइन के अंदर, इंटीग्रल साइन के अंदर भी एक अननोन फंक्शन इन्वॉल्व है। इस इंटीग्रेशन को आप C1 कह दें, इस इंटीग्रेशन को आप C2 कह दें। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी u of x is equal to x plus lambda x C1 plus lambda x के C2। अब C1 क्या है, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 y स्क्वायर, इसको कहा है ना, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 y स्क्वायर u of y into dy। और C2 जो है दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 y of uy into dy। अब हमने C1 और C2 को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब C2 और C2 को कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें u of y हमारे पास नहीं है। तो u of y जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 से लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे अगर आप y पुट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा u of y इज इक्वल टू y प्लस लेमडा y C1 प्लस लेमडा y स्क्वायर C2। तो ये फिर 3 में भी पुट कर दें और 4 में भी पुट कर दें और इंटीग्रेशन को हल कर दें। तो पुट a in 3, मतलब पुट द वैल्यू ऑफ uy in 3। तो C1 आपके पास हो जाएगा 0 to 1 y स्क्वायर, ये u of y की वैल्यू इसने पुट कर दी है। इंटीग्रेट करें इसको, ये इंटीग्रेट अब हो जाएगा क्योंकि अब इसमें अननोन नहीं है। इंटीग्रेट हो जाएगा तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 5 इसको कहा हुआ है। ये C1 और C2 में एक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे उसने C1 और C2 के टर्म आपस में मिलाए नहीं है, बेशक आप इन दोनों को आपस में मिला लें। C1 और C2, C1 की ये भी C1 है ना, ये भी C1 है, तो दोनों से C कॉमन कर लें, ये C2 आ जाएगी और ये साइड पे बाहर लिख दें। तो मतलब ये इक्वेशन इन वेरिएबल C1 C2 लिख दें। इसी तरह A को पुट करें इन इक्वेशन 4, तो वहाँ से C2, वहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 6 कर दें। ये भी C1 और C2 में इक्वेशन होगी, इसमें C1 C2 ये टर्म भी है, C2 ये भी है, तो आप इन दोनों को इकट्ठा लिख दें। नीचे उसने लिखा हुआ है फ्रॉम 5 and 6, 5 से आपके पास C इक्वेशन बनती है -1 over 4 is equal to lambda by 5 C2 -1 minus lambda by 4 C1। और इक्वेशन नंबर 6 से
आपके पास ये इक्वेशन बनती है, बल्कि उसने नीचे वही, हाँ, बाकी आप स्टार्ट सी सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। बार बार अब यहाँ पे दोबारा से सिंपली जिस तरह मैं यहाँ पे बता रहा था ना, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था, अब यहाँ पे आप इस इक्वेशन को कंप्लीट सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दें, दोबारा सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा। अब ये देखें यहाँ से इसको उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा बाई 4, ये C1, ठीक है। इसी तरह इसको भी दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस लेमडा बाई 5 C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। और अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, फ्रैक्शन से हम निकलना चाहते हैं, तो 4 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से ये 4 1 माइनस लेमडा, तो 4 माइनस लेमडा ये C1 हो जाएगा, और नीचे से 4 को ख़त्म करना है ना हमने। और इसी तरह इधर 4 से इधर लेमडा बाई 5 है ना, चलो 4 नीचे लिख दें फिलहाल 4, इसी तरह फिर लेमडा बाई 5 1/4, तो एलसीएम 5 और 20 होता है ना, तो 20 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो आप फ्रैक्शन से फ्री हो जाएंगे। और इसी तरह एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास जो कि C1 और C2 में होगी। मतलब आप कंप्लीट यहाँ भी कर लोगे ना तो आगे कुछ भी नहीं बनेगी। जी आयशा, जी बोलें। सर जिस तरह आप कह रहे हैं अगर हम उस तरह करें तो हमने तो C1 और C2 की वैल्यू पुट करनी है ना, तो उस तरह तो हमारे पास ना C1 इलेदा होगा ना C2 इलेदा होगा। अब इक्वेशन बनेगी ना, अब ये एक इक्वेशन बन जाएगी, इसी तरह एक इक्वेशन C1 और C2 में दूसरी बन जाएगी, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ठीक है। बनेगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जिस तरह आपके पास एक्स वाई वेरिएबल में दो इक्वेशन होती है, फर्स्ट करें 2x + 3y = 4, और इस तरह x + y = 6, ये दो इक्वेशन एक्स वाई में दो इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। इसी तरह C1 और C2 में आपके पास दो इक्वेशंस बनेगी, एक यहाँ से बन जाएगी जो 5 उसको कहा हुआ है, और दूसरी जब आप C2 में वैल्यू पुट करेंगे एक इक्वेशन वहाँ से बन जाएगी। तो दो इक्वेशंस का एक सिस्टम बन जाएगा जिसमें C1 और C2 होगा। तो उस सिस्टम को फॉर द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 सॉल्व करें सिमल्टेनियसली, जिस तरह आप सॉल्व करते हैं, जिस तरह आप टू सिमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट करें x + 5y = 6 लिखा हुआ है, और 3x - 2y = 5 लिखा हुआ है, तो उसको सिमल्टेनियसली सॉल्व करें, और फिर x और y की वैल्यू आप ले लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम C1 और C2 की वैल्यू लेंगे। देखें यहाँ पे, ये देखें एक इक्वेशन देखें यहाँ से आ जाएगी 5 से, एक इक्वेशन 6 से, दोनों इक्वेशन C1 और C2 में होगी। देखें ये एक बनी हुई है, एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये हो गई। ये सिस्टम बन गया। ये जो 7 में लिखा हुआ है ना, दिस इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन। ये जो 7 में लिखा हुआ है, दिस इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन। अब आप इसको C1 और C2 के लिए सॉल्व करें। अब आप जैसे भी इसको सॉल्व कर दें, मीन पहले C1 एक वेरिएबल की कोफिशिएंट सेम कर दें, तो एक को कैंसिल कर दें, दूसरी की वैल्यू निकालें, फिर इस तरह वो पुट करें, इस तरह भी कर सकते हैं। या एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है जिसको ज़रब ज़रब चिलिपाई मेथड कहते हैं उर्दू में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और चूंकि ये देखें ये जो सिस्टम है ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो 7 लिखा हुआ है। तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करता है जब आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। तो सबसे पहले देखें उसने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिया है, देखें ये 5 लैम्डा - 20, 4 लैम्डा 3 लैम्डा, फिर इसको सिंप्लीफाई किया
तो यहाँ से देखें एट लेमडा इक्वल टू 0 इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अगर आप लेमडा को 0 पुट कर दें तो -240 हो जाएगा ना, तो -240 हो जाएगा तो नॉन ज़ीरो होगा। लेमडा इक्वल टू 0 पे ये यूनिक सोल्यूशन देगा। तो बाहर कैप इसने सिर्फ ये चेक किया हुआ है यहाँ पे कि लेमडा की कौन सी वैल्यू पे ये यूनिक सोल्यूशन देता है। डिटरमिनेंट आपके पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब आपने C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है, वो इन दो इक्वेशन से निकालनी है। अब इसको इस सिस्टम को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर दें। जैसे भी सॉल्व कर दें आपने C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। इसने वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया हुआ है। C1 ओवर ये नीचे डिटर्मिनेंट है, ये देखें। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल कर देता हूँ। ये फर्स्ट करें, आपके पास इस तरह दो इक्वेशन है, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1। इसी तरह ये है A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2 लिख देते हैं। अब ये देखें, ये दो इक्वेशंस है। जब इसको आप एक्स वाई के लिए सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं? बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक्स ऊपर लिखते हैं, नीचे जो है डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट किन का लेते हैं? इस कॉलम का और इस कॉलम का। यहाँ पे एक कॉलम और इस तरह यहाँ पे दूसरा कॉलम लिखते हैं। फिर इस तरह इज इक्वल टू वाई लिखते हैं ऊपर और नीचे फिर डिटर्मिनेंट लेते हैं। उसमें किस तरह डिटर्मिनेंट लिखते हैं कि उसमें ये कॉलम पहले लिखते हैं आप और फिर ये पहला कॉलम लिखा जाता है। फिर इसी तरह इस तरह ऊपर कांस्टेंट लिखते हैं, मतलब 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं और नीचे फिर डिटर्मिनेंट देते हैं। तो इस अंदाज से हम फिर इसको इसकी इक्वल और इस तरह इसको भी इसकी इक्वल पुट कर लें और वहाँ से हम x और y की वैल्यू ले लेते हैं। इसी तरह ही यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू उसने निकाली हुई है। ये नीचे जो टर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी हुई है, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट है जो अभी मैंने लिया था। ये जो यहाँ पे उसने C1 और नीचे जो ये लिखा हुआ है, ये डिटर्मिनेंट है। ये डिटर्मिनेंट है किधर गया 7, ये डिटर्मिनेंट है इन कोफिशिएंट्स का और इनका। इसी तरह सी माइनस लगा, मैंने वो कॉलम इंटरचेंज करके लिखे थे। अगर कॉलम इंटरचेंज करके ना लिखो तो फिर आप माइनस ऊपर लगाते हैं। और यहाँ से आप देखिए इस अंदाज से C1 की वैल्यू भी निकल आएगी, C2 की वैल्यू भी निकल आएगी। और अब जो है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें आप C1 और C2 की 2 में। यहाँ पे आप C1 की वैल्यू भी पुट कर दें, C2 की वैल्यू भी पुट कर दें। ये u ऑफ x जो होगा ये गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मतलब ये है कि बेसिकली आप करते क्या है कि आप जब इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो आप जब इंटीग्रल्स को सेपरेट करते हैं, वो इंटीग्रल में अननोन साइन होता है, उनको आप C1 C2 वगैरह कह देते हैं। तो वहाँ से आपके पास एक सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन बनता है। वो अलजेब्रिक इक्वेशन का सिस्टम आप सॉल्व करते हैं और फिर इस तरह आपको सोल्यूशन ऑब्टेंड हो जाता है। इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर अगला क्वेश्चन। अगर क्लियर है तो और अच्छी बात है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी देखें वही इक्वेशन है, ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल इक्वेशन है सेकंड काइंड, और इसका रिजॉल्वेंट कर्नल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी रिजॉल्वेंट कर्नल लास्ट पे आएगा, बता दूंगा क्या होता है। कल भी बताया था, फिर भी बता दूंगा। अब देखिए इसको उस अंदाज से सॉल्व करना है। आपने तो इक्वेशन को लिखा, कर्नल लिखा, इक्वेशन 1 को दोबारा लिखा, तो ये इंटीग्रल अलग अलग टर्म पे लगा दिया। x के ऊपर अलग लगा दोगे, y के ऊपर अलग लगा दोगे। इसी तरह पहले इंटीग्रल को आपने C1 का नाम दे दिया, दूसरे को C2 का नाम दे दिया, उसी तरह जैसे पहले किया है। अब ये u ऑफ y कहाँ से लेंगे? ये आप 2 से लेंगे, इसमें x की जगह y पुट कर दो तो ये u ऑफ y आ जाएगा। वो u ऑफ y आप इसमें C1 में पुट कर दो।
C1 में पुट कर दो u ऑफ y, तो ये u ऑफ y है, इसको C1 में पुट कर दिया। तो C1 में पुट कर दिया, तो ये देखिए C1 में जब आपने पुट कर दिया तो इंटीग्रल इसके ऊपर अलग लग जाएगा, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग लग जाएगा। अब ये देखें, ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। इस तरह का स्टेप जो था पिछले क्वेश्चन में नहीं आया था, यहाँ पे नोट करें आप। तो ये देखें, जब आप इंटीग्रल देखें, इंटीग्रल तो इस इक्वेशन में हर टर्म के ऊपर लगेगी ना अलग अलग, इस टर्म के ऊपर अलग लग जाएगा, इस टर्म के ऊपर अलग इंटीग्रल लग जाएगा, इसके ऊपर अलग इंटीग्रल लग जाएगा। जब इसके ऊपर लग जाएगा ना फर्स्ट टर्म के ऊपर, तो ये एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई है। एफ ऑफ वाई जो है आर्बिट्रेरी कोई फंक्शन है वाई में, तो वो आपके पास है नहीं, तो वहाँ पे उस इंटीग्रल को आप f1 का नाम ले लेंगे। यहाँ पे f1 जो है वो एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई है। एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई जो है वो f1 है, उसको f1 कह दिया। बाकी ये तो सॉल्व हो जाएगा, इससे वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह इसके साथ y नहीं है तो यहाँ पे y आ जाएगा और लिमिट्स लग जाएगी। अब लिमिट लगा देंगे ना, दोनों पे लिमिट लगा देंगे यहाँ। इसी तरह ये इसमें जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई को आप f1 कह देंगे। ये भी एक कांस्टेंट ही है, क्योंकि इंटीग्रेशन हल होगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगा। तो f1 कह दिया और इसी तरह लेकिन सिंप्लीफाई किया कंप्लीट, तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई C1 C2 में। उसी तरह एक इक्वेशन बन गई है C1 और C2 में। सेम इसी तरह C2 में वैल्यू आप पुट कर दें और इसी तरह सिंप्लीफाई करें। अगेन यहाँ पे भी देखें, एक इस तरह का इंटीग्रल आ रहा है। अगर आप देखें तो ये जो आ रहा है ये इसका भी सोल्यूशन नहीं है, इसको आप f2 कह दें, बाकी ये हल हो जाएंगे। ये जब हल हो जाएंगे तो इसके बाद आप सिंप्लीफाई करें तो वी गेट इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 ऑपरेट हो जाएगा, इसमें f2 जो है वो इसकी इक्वल है। अब 5 और 6 को उसी तरह सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। C1 और C2 के लिए आप 5 और 6 को सॉल्व करें। ये देखिए यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, फिर ये सोल्यूशन देगा। तो सिंप्लीफाई किया तो देखिए लेमडा इज नॉट, लेमडा की वैल्यू निकाली है, तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच वी हैव अ यूनिक सोल्यूशन। तो C1 और C2 उसी तरह निकालें जिस तरह पिछले क्वेश्चन में निकाले, तो C1 C2 निकल आएगा। तो ये जब इक्वेशन नंबर 2 में C1 की वैल्यू पुट कर दोगे, C2 की वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये बन जाएगा। इसके बाद देखें मज़ीद f2 की भी वैल्यू पुट कर दें, f1 की भी वैल्यू आप पुट कर दें, ऊपर से ही पुट कर दें यहाँ से। जब u ऑफ x आ जाएगा तो इसमें यहाँ पे आप f1 f2 की वैल्यू यहाँ पे ही पुट कर दें, इसने तो एंड पे पुट की हुई है। ये देखें सिंप्लीफाई कर रहा है और एंड पे वैल्यू पुट की हुई है। तो यहाँ पे देखें आप इस टर्म को भी बेशक आगे ले जाएं, आगे लिख दें, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगी u ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। ये देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रल साइन के अंदर, इंटीग्रल साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन बन रही है ये सारी, इसमें x भी है, y भी है, लेमडा भी है। तो इसको एक फंक्शन का नाम दे दिया, केरमा से उसको डिनोट कर दिया x y लेमडा। ठीक है, एक लेमडा को आपने बाहर रखना है, उसने देखिए एक लेमडा बाहर रखा हुआ है, बेशक ये वाली टर्म भी आप आगे ले जाए। ये देखिए ये इस फॉर्म में आपने इक्वेशन को लिखना है, इस फॉर्म में। तो अंदर जो कुछ भी होगा, अंदर यहाँ पे जो कुछ भी होगा, यहाँ पे जैसे ये आ रहा है सारा, उसको आप गेमा एक्स वाई लेमडा का नाम दे देंगे। दैट इज कॉल्ड रिजॉल्वेंट कर्नल, और इसको ही रिजॉल्वेंट कर्नल कहते हैं।
तो ये रिजॉल्वेंट कर्नल आपके पास आ गया। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ना हो तो फिर हम आगे क्वेश्चन भी बता देता हूँ। वो भी ये सेम एक ही मेथड से क्वेश्चन होने हैं सारे, और इसी तरह ही है। 2-3 मेथड है इसमें। बाकी ये चैप्टर इतना कोई मुश्किल नहीं है, मेथड है, बस सीख ले। बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करते जाए। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 है, ये देखें सेम उसी तरह, ये भी सेपरेबल कर्नल है, साइन एक्स साइन वाई लिखा हुआ है। उसी तरह अब इसमें देखें एक आ रहा है, यहाँ पे ए की वैल्यू निकलेगी सी, यहाँ पे इक्वेशन भी ए की बनेगी। यहाँ पे C1 C2 ना कहीं सी कह दें, क्योंकि इसमें दो इंटीग्रल नहीं आ रहे हैं ना। वहाँ पे तो इक्वेशन में दो इंटीग्रल बन जाते थे, दो टर्म्स होती थी, एक को C1 कहते थे तो दूसरी को C2 कह देते थे। अब इसको बेशक C1 कह रहे हैं तो C1 कह दें, लेकिन ज़रूरत नहीं है सी कह दें। अच्छा सी कह दिया। अब सी में देखिए सी को कैलकुलेट करना है, तो यू ऑफ एक्स इसकी इक्वल है, तो यहाँ पे x की जगह y पुट कर लोगे तो u ऑफ y आ जाएगा, वो यहाँ पे पुट कर दो। u ऑफ y इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने आप, इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करेंगे तो इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में बन जाएगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, लेकिन मजीद नीचे सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो c की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। ये देखें ये c की वैल्यू निकाली हुई है, और u ऑफ x नो वैल्यू पुट कर दें। तो रिजॉल्वेंट कर्नल जो है, जब आप c की वैल्यू पुट कर दें तो f ऑफ x इज इक्वल टू लेमडा साइन एक्स एफ नॉट 1 माइनस लेमडा पाई। यहाँ पे एफ नॉट उसने इसको कहा हुआ है, तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो इंटीग्रल साइन आ जाएगा। अगेन देखिए इसको आप अंदर ले जाएं, तो इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देंगे तो रिजॉल्वेंट कर्नल भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। रिजॉल्वेंट कर्नल जो होता है बेसिकली वो एक्सप्रेशन होती है जो यहाँ पे आ रही होती है। तो यहाँ पे आप इसको 1 माइनस लेमडा पाई को भी अंदर ही ले जाए, यहाँ पे इंटीग्रल साइन के अंदर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई और 1 माइनस लेमडा पाई, और इस पूरे एक्सप्रेशन को फिर आप गैमा एक्स वाई लेमडा का नाम दे दें, एंड दैट इज कॉल्ड रिजॉल्वेंट कर्नल। एग्जांपल नंबर 4 भी सेम उसी तरीके से होना है। Example number 5 is also by the same way. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो देख लें, फिर मुझसे पूछ लें।